नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नगेन जांगड़ स्वागत करता हूं। अवस्थी क्लासेस में जो L1 की 16 टेस्ट पेपर की सीरीज चल रही है, उसके टेस्ट नंबर 10 में इंग्लिश के जो क्वेश्चन है 9, मैं उसका आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पर दिया गया है उसको एक बार आप पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। Until he his work, he will not be allowed to go out। देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, एक बार इसका कंसेप्ट अपन समझेंगे। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। अंटिल ही फिनिशेज, इसका जो आंसर होगा वो फिनिशेज होगा। इसका जो आंसर होगा वो फिनिशेज होगा। अब हमको ये समझना है कि ये फिनिशेज क्यों आया है। देखिए, यदि पहली बात तो ये समझना है कि ये अंटिल जो है ये कंजक्शन है। अंटिल जो होता है ये कंजक्शन ऑफ टाइम होता है। अंटिल जो होता है वो कंजक्शन ऑफ टाइम होता है। कंजक्शन ऑफ टाइम। और इससे बनने वाली जो क्लोज होती है वो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बनती है। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। इसके पीछे जो कंसेप्ट अपन उसको बिल्कुल समझ लेते हैं और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसको समझ लीजिए। यहाँ अंटिल भी कंजक्शन होता है और टिल भी कंजक्शन होता है। ठीक है जी। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो कंजक्शन है टिल या अंटिल, तो ये जो कंजक्शन होता है ये टाइम कंजक्शन होता है, कंजक्शन ऑफ टाइम होता है। और इससे बनने वाली जो क्लोज होती है वो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम क्लोज में हम कभी भी एक तो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, अंटिल का मीनिंग जो होता है ये अपने साथ ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखता है ना। अंटिल ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो अंटिल ही फिनिशेस हिज वर्क, जब तक भी अपना काम फिनिश नहीं करता है, ही विल नॉट बी अलाउड टू गो, उसे जाने नहीं दिया जाएगा, उसे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अंटिल का मीनिंग है ना ये खुद ही नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव, आप इसको सेमी नेगेटिव बोल सकते हो। नेगेटिव मीनिंग देता है, ये नेगेटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। और एक बात ये है इंपॉर्टेंट कि एक तो इसके साथ अंटिल है, इसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। दूसरी बात, जो टाइम कंजक्शन होता है, जो टाइम क्लोज होती है, बहुत सारे टाइम कंजक्शन होते हैं, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, है ना। ये सारे के सारे जो हैं कंजक्शन ऑफ टाइम है, नो सूनर देन, है ना, हार्डली, स्कैर्सली। तो इनके साथ अपन कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। जो कंजक्शन ऑफ टाइम होता है, जो टाइम क्लोज बनाते हैं, तो टाइम क्लोज में हम कभी भी, पहली बात तो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अंटिल के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है ना। वी डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड। आप ये याद कर सकते हैं, वी डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड इन द क्लोज beginning with until। ओके, आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं और चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हैं, वी डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड विथ until। एंड दूसरा पॉइंट ये है, वी डू नॉट यूज फ्यूचर टेंस इन टाइम क्लोज। दूसरी बात ये है कि हम टाइम क्लोज में कभी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें देखो, अब आप समझ जाएंगे कि फिनिशिंग तो आएगा ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है इसका, इससे विल हैव फिनिश नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर टेंस आता नहीं है और विल हैव फिनिश्ड होता है वैसे। और वैसे भी अपन जानते हैं कि जो टाइम क्लोज है उसमें फ्यूचर टेंस कभी नहीं आता। मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज अपन कर सकते हैं।
और नेगेटिव वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अंटिल वाली क्लोज में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि कभी भी हम टाइम क्लोज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो देखिए अंटिल ही के साथ क्या आना चाहिए, फिनिशेज आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। एक तो ये प्रेजेंट सिंपल है फिनिशेज, और दूसरा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अंटिल का मतलब खुद का ही नेगेटिव होता है ना, ये नेगेटिव सेंस देता है। जैसे अंटिल ही फिनिशेज हिज वर्क, जब तक कि वह अपना काम खत्म नहीं कर लेता है, ही विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट, उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है, एक वर्ड होता है अनलेस। अनलेस जो वर्ड है, ये कंजक्शन जो है, ये कंडीशन बताता है, ये कंडीशन बताता है, अनलेस होता है, और इसका मतलब होता है इफ नॉट। इसका मतलब होता है इफ नॉट, इसका मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। ये भी नेगेटिव होता है अपने आप में, और ये कंडीशन बताता है ना, कंडीशनल क्लोज में यूज होता है कंडीशनल क्लोज, तो ये कंजक्शन ऑफ कंडीशन बोल सकते हो आप इसको, है ना। इसको काटिए आप, इसको अपन बोल सकते हैं देखिए इनसे, ये जो है वो कंडीशनल क्लोज में यूज होता है, कंजक्शन ऑफ कंडीशन बोल सकते हो आप इसको। तो इसके साथ भी हम कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है, इसका मतलब होता है इफ नॉट। और तीसरी बात यह है कि जो कंडीशनल जो क्लोज होती है उसमें भी हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इसका मतलब जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड आप ऐसे लिख सकते हैं, अनलेस। देखिए आपको एक बार और बता देता हूं मैं, देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। देखिए इस सेंटेंस को देखिए आप, ये जो क्लोज है ये कंडीशनल क्लोज है ये वाली, और ये वाली जो क्लोज है ये मेन क्लोज है, इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। और ये जो क्लोज है वो इंडिपेंडेंट है या प्रिंसिपल है या मेन क्लोज है, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लोज हो गई, कंडीशनल क्लोज। और अनलेस जो लगा हुआ है ये कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ कंडीशन बोल सकते हो आप इसको, कंडीशन बता रहा है। तो आप ध्यान रखना इसका मतलब होता है वो इफ नॉट होता है। तो एक तो ये रखना ध्यान कि इफ नॉट, अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, और अनलेस वाली क्लोज में ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आता है, ना ही हम कभी भी कंडीशनल क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का हो सकता है ना, प्रेजेंट टेंस का हो सकता है, ठीक है ना, पास्ट का हो सकता है, लेकिन फ्यूचर का कभी नहीं हो सकता। दूसरा अंटिल वाली जो क्लोज है, अंटिल में अंटिल गए नेगेटिव है ना, ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देता है, और इस क्लोज में कभी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता अंटिल वाली में। दूसरी बात, हमेशा टाइम क्लोज में प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, पास्ट का यूज हो सकता है, लेकिन कभी भी हम फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गएंगी, इसका आंसर जो हो जाएगा वो फिनिशेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए द पैसिव वॉइस ऑफ हैंस लेज एग्स, इसका पैसिव वॉइस आपको ढूंढना है। ये एक्टिव वॉइस में, ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसका आपको पैसिव बनाना है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है ना। तो आप देखिए उसको दर्लाइए, जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्स प्लूरल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, एक्स आर, ली का सेकंड फॉर्म लेड होता है, और अपन को थर्ड फॉर्म यूज करना है, ले लेड लेड, सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। तो एक्स
के अकॉर्डिंग ये वर्ब आ गई आर, और ये थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की लेट, है ना। अब किसके द्वारा, तो बाय हेंस। अब आप देख लीजिए जो इसका आंसर होगा वो यह होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स आर लेट बाई हेंस। एक्स वर नहीं आएगा, ये गलत हो गया। एक्स विल, ये भी गलत है। एक्स आर बीइंग नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले वाला। बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड टू हिज मैन फॉल इनटू लाइन, ठीक है ना। कैप्टन ने कहा कि लाइन में खड़े हो जाइए, फॉल इनटू लाइन का मतलब लाइन में आइए आप। तो कैप्टन जो होगा वो अपने आदमियों को, अपने कर्मचारियों को ऑर्डर देता है ना। तो आप पहली बात तो देखिए, या तो ऑर्डर होगा या कमांडेड हो सकता है ना, या टेल भी हो सकता है, मतलब टोल्ड वर्ब का भी यूज कर सकते हैं अपन, है ना। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंपरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो आप कैसे बना सकते हैं इसका, देखो इधर लाइए, अपन बनाते हैं। द कैप्टन या तो आप ऑर्डर्ड का यूज करिए या कमांडेड का यूज करिए। हिज मेंस, अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव है, तो अपन टू का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का टू लगाइए, टू फॉल इनटू लाइन। देखिए इसमें कौन सा सही है, द कैप्टन टोल्ड, टेल वर्ब का यूज किया जा सकता है, टोल्ड यहाँ पे आ सकता है, टोल्ड हिज मैन, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है और टेल वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, टोल्ड हिज मैन दैट, ऐसे नहीं बनेगा ये, है ना, इससे नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। द कैप्टन सेड टू, सेड का सेड नहीं रहेगा, ठीक है ना, और ये भी आगे गलत है। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू फॉल इनटू लाइन, अब तक ठीक है। द कैप्टन वार्न, चेतावनी नहीं दे रहा, वो तो कमांड कर रहा है, आदेश दे रहा है। तो आंसर ये तीन तरीके से हो सकता है। द कैप्टन टोल्ड हिज मैन, द ऑर्डर्ड के लिए देखो ऑर्डर का यूज भी हो सकता है, कमांड का यूज भी हो सकता है, टोल्ड वर्ब का यूज भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन से के साथ ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो जो इसका आंसर बन रहा है वो कमांडेड के साथ बैठ रहा है ऑप्शन में, तो अपन इसको लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4, बिलो यूर ऑन ट्रम्प्ड, ये एक इडियम है। अब जैसे हिंदी में बोल सकते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का मतलब होता है खुद की तारीफ करना, खुद की बड़ा चढ़ा कर, है ना, बातें करना। तो आप इसका मतलब बोस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज, है ना, सेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज, अब तक ठीक है। कीप अवे द डस्ट फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट्स, गलत हो गया। प्रैक्टिस प्लेइंग म्यूजिक, नहीं। प्ले ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, गलत। बूस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज, टू प्रेज वन सेल्फ बोल सकते हैं, ब्लो यूर ऑन ट्रम्प, टू प्रेज वन सेल्फ बोल सकते हैं, खुद की तारीफ करना, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना, है ना। या ये बोल सकते हो आप, बॉस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज, खुद की तारीफ करना, खुद के गुणों का बखान करना, ये सारे इसके हो सकते हैं, है ना, जो भी आपको लगे सूटेबल। तो इसमें दे रखा है ये वाला, मान लेंगे पान, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। फिफ्थ देखिए, he didn't lend me the newspaper because he was it, उसने मुझे न्यूज़पेपर उधार नहीं दिया या मुझे नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज डॉट डॉट इट। तो देखो गोइंग बाई नहीं होगा इसका आंसर, अभी गोइंग थ्रू ठीक है, गोइंग इनटू नहीं, गोइंग एट, आंसर हो जाएगा गोइंग थ्रू। गोइंग थ्रू का मतलब होता है, गोइंग थ्रू जो है एक फ्रेजल वर्ब है, गोइंग थ्रू, गोइंग थ्रू जो है फ्रेजल वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है टू रीड अ बुक, नॉवल, न्यूज़पेपर, एटसेट्रा। टू रीड मन पढ़ना, अ बुक किसी किताब को, नॉवल को, न्यूज़पेपर को, है ना। तो इस टू रीड, तो इसका मतलब बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू का मतलब ही वॉज रीडिंग इट,
वो इसे पढ़ रहा था इसलिए नहीं दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए, रानी क्लास सेकंड टीचर हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू हर स्टूडेंट्स, विच फैक्टर्स शुड कीप इन माइंड। देखिए रानी जो है वो क्लास सेकंड की टीचर है ना, क्लास सेकंड टीचर हैज बीन असाइंड द टास्क, उसे टास्क दे दिया गया है ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने टू हर स्टूडेंट्स, उसके बच्चों को, विच फैक्टर्स शुड कीप इन माइंड। तो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से तथ्य उसके दिमाग में होने चाहिए अपने बच्चों को लेकर के? ऑल स्टूडेंट्स आर ये डबल आ गया, आर अलाइक, अलाइक का मतलब होता है एक जैसे होना, इन देयर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, है ना, उसके मनोभाव में या दक्षता में क्या बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। तो उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि वो एक जैसे होते हैं ना, तो ये गलत है। ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वली मोटिवेटेड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, क्या बच्चे समान रूप से इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, अपने फैमिली बैकग्राउंड के पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं, सब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं और अलग अलग तरीके से मोटिवेटेड होते हैं ना, ये भी गलत है। ऑल स्टूडेंट्स कम फ्रॉम सेम टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, नहीं, क्या सारे बच्चे एक जैसी ही पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं? नहीं आते हैं, सबकी अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है। ऑल लर्नर्स हो गए, लर्नर्स possess different ability पर्सनैलिटीज एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऑल लर्नर्स possesses डिफरेंट एबिलिटी, हर लर्नर की डिफरेंट एबिलिटी होती है ना, कॉमा पर्सनैलिटीज होती हैं, है ना, एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चे। आप सब जानते हैं कि आप भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, और हर आप में से भी हर बच्चे की जो सीखने की एबिलिटी है और उसकी जो पर्सनैलिटीज हैं, उसके जो व्यक्तित्व के गुण हैं, वो अलग अलग होते हैं, समान नहीं होता, हर बच्चा समान नहीं होता। ऑल चिल्ड्रन या ऑल लर्नर्स आर नॉट इक्वल, दे हैव डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, ओके, एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड लर्न्स विथ डिफरेंट पेस, ओके, हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है। तो आपको जो आंसर मानना है वो ये होगा। नेक्स्ट, इन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मीन्स, सिलेक्शन और ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? टू टीच द सिलेक्टेड मटेरियल इन अ प्रॉपर ऑर्डर, अभी तक ठीक है। टू इवैल्यूएट द प्रेजेंटेड मटेरियल इफेक्टिवली, नहीं, इसका मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं है। टू प्रेजेंट द सिलेक्टेड मटेरियल एज पर द टीचर्स कन्वीनियंस, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना द सिलेक्टेड मटेरियल्स एज पर द टीचर्स कन्वीनियंस, क्या टीचर की सुविधा के अनुसार हमें जो मटेरियल है उसको सेलेक्ट करना चाहिए? नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आज की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, नॉट टीचर सेंटर्ड। टू मेक द करिकुलम एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्या हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार करना चाहिए? नहीं, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स के तैयार करना चाहिए ना, तो ये वाला गलत है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू टीच द सिलेक्टेड मटेरियल इन अ प्रॉपर ऑर्डर, कि हमें जो मटेरियल सेलेक्ट किया है उसे हम प्रॉपर ऑर्डर से पढ़ाएं, इसका मतलब होता है सिलेक्शन और ग्रेडेशन का, है ना। पहले हम सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं? टू टीच द सिलेक्टेड मटेरियल इन अ प्रॉपर ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, एरर्स आर एंड सीन एज a natural outcome of the development of the communication skills in communicative language teaching। देखिए जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, आर सीन, देखी जाती हैं एज अ नेचुरल आउटकम, एक स्वाभाविक परिणाम के तौर पे, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, जब अपन संप्रेषण कौशल का विकास हो रहा होता है, उसमें अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, संप्रेषण जो भाषाई दक्षता या भाषाई जो टीचिंग है, उसमें हम ऐसी गलतियों को नेचुरल आउटकम के तौर पे देखते हैं ना। तो उसको अपन क्या करते हैं? प्रमोटेड नहीं करते, है ना, सिमुलेटेड नहीं होता, है ना, और टीचर उनको करेक्ट नहीं करता है तुरंत, है ना। टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, द टीचर टेक्स द एरर्स एज अ नेचुरल आउटकम एंड मेक देम करेक्ट लेटर ऑन। वो क्या करता है? नेचुरल आउटकम की तरह लेता है और उन्हें बाद में करेक्ट करवाता है, ना कि उसी समय करवाता है ना। तो वो क्या, उनको टॉलरेट किया जाता है, उनको वो क्या करता है?
टॉलरेट कर लेता है उस समय, हाँ कोई बात नहीं, सहन कर लेता है, गलती की है, लेकिन बट ही मेक देम करेक्ट लेटर ऑन। पर वो क्लास के बाद या बच्चे के टास्क के बाद या उसके बोलने के बाद उनको सही करवाता है, ना कि इमीडिएटली करवाता है ना, इमीडिएटली नहीं करवाता, करेक्ट है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टॉलरेटेड, है ना। नेक्स्ट देखिए, एरर्स आर तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन डबल आ गया है, तो हमने ये कर ही लिया, इसका आंसर टॉलरेट हो गया है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपकी समझ में आई होगी, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपका निश्चित रूप से उस क्वेरी का समाधान करेंगे। धन्यवाद।